हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो लास्ट दो क्लासेस में मैंने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और उससे रिलेटेड जो मेंडल ने लॉज बनाए थे, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? जब हम किसी एक कैरेक्टर को लेके प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आप प्लांट की हाइट ले रहे हो, ठीक है, जिसमें क्या दो वेरिएशंस हैं ट्रेट के, या तो वो टॉल है या तो वो डॉर्फ है, या तो आप क्या ले रहे हो, सीड का कलर ले रहे हो या फ्लावर का कलर ले रहे हो, लाइक पर्पल और वाइट। लेकिन नॉर्मली नेचर में कभी भी कोई भी कैरेक्टर्स आइसोलेटेड नहीं होता है, कोई एक सिंगल कैरेक्टर नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स, राइट। तो अब मेंडल ये समझना चाहते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सीड है जिसका कलर ग्रीन है, तो डज इट हैज़ टू बी एनीथिंग टू डू विद द प्लांट हाइट? क्या ज़रूरी है कि अगर सपोज सीड का कलर येलो है तो प्लांट टॉल होना चाहिए? ज़रूरी है? क्या वो डॉर्फ होगा तो भी चलेगा? तो वो समझना चाहते थे कि क्या जो ट्रेट्स हैं दे मूव इंडिपेंडेंटली। तो उसको समझने के लिए उन्होंने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज क्रॉसिंग प्लांट्स दैट डिफर इन टू कैरेक्टर्स। जब दो कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने सीड के दो कैरेक्टर्स लिए, एक सीड की शेप और एक सीड का कलर, और उसमें उन्होंने फिर क्रॉसेस करके डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझा। तो दो कैरेक्टर्स कौन से थे? सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर में द येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कलर, ठीक है। एंड सीड शेप में दो शेप्स थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैरेक्टर्स, जिन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। तो उनमें एक सीड कलर भी था, दैट इज़ येलो एंड ग्रीन। येलो वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड शेप क्या थी? राउंड एंड रिंकल्ड। सो हियर द राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप ऑफ सीड, ठीक है। उन्होंने अब जो क्रॉस किया, वो जो दो प्लांट्स लिए थे, एक थे राउंड येलो सीड था उसमें, और उसको क्रॉस किया जो दूसरा प्लांट था वो था रिंकल्ड ग्रीन। अगेन उन्होंने एक प्योर इनब्रेड लाइन्स ली। प्योर इनब्रेड लाइन्स मतलब इनको काफ़ी जनरेशन्स तक क्रॉस कराने के बाद ये प्लांट्स वो थे जो कम्प्लीटली होमोजाइगस थे फॉर एवरी कैरेक्टर। मतलब अगर मैंने यहाँ राउंड येलो लिखा है, सो इट इज़, एंड यहाँ पे राउंड को हम दिखा रहे हैं कैपिटल आर से, ठीक है, येलो कैपिटल वाई, रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई, ठीक है। बिकॉज प्योर इनब्रेड लाइन्स है तो ये होमोजाइगस है फॉर एवरी कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1, ये आपके हो गए पेरेंट्स। अब बनेंगे इनसे गैमीट्स। तो इससे जो गैमीट्स बनेगा कैपिटल आर एन कैपिटल वाई, स्मॉल आर एन स्मॉल वाई, तो ये इसके गैमीट्स हो गए, ठीक है। समझ आ गया? क्योंकि ये तो कम्प्लीटली होमोजाइगस है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब जो आपको F1 हाइब्रिड मिलेगा वो क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और इसका फिनोटाइप क्या होगा? बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर तो होगा राउंड, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई तो राउंड येलो। F1 हाइब्रिड में आपको क्या मिला? कम्प्लीटली राउंड येलो। तो अब हम समझेंगे F2 जनरेशन में क्या होता है, और उसके लिए हम इस F1 हाइब्रिड को सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे। तो अब हम सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे आपके F1 हाइब्रिड को टू अंडरस्टैंड कि F2 जनरेशन में क्या होगा। सो जो F1 हाइब्रिड का जो आपका रिजल्ट था राउंड येलो, नाउ इट विल बी द पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट F2 जनरेशन। अब सबसे पहले इससे गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हेटेरोजाइगस सिचुएशन है, तो इस एक से आपको कितने गैमीट्स मिल जाएंगे? आपको 4 गैमीट्स बनेंगे। क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होंगी? कैपिटल आर एन कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमीट्स बनने के पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके इस हाइब्रिड से। सेम आपका दूसरा भी होगा, ठीक है। अब इसका क्या आउटकम निकलता है, क्या ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर, जो आपने एनसीईआरटी में एक बड़ी सी टेबल देखी होगी। अब क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपके 2 ही गैमीट्स बन रहे थे, तो जो आपके गैमीट्स मिलते हैं आप उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख देते हो। यहाँ टेबल बड़ी बनेगी, क्यों? क्योंकि अब आपके 4 गैमीट्स बन रहे हैं मेल से, 4 गैमीट्स मिल रहे हैं फीमेल से, तो अब आपको ये चारों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखना है, ठीक है।
तो मैंने टेबल बना दी है। अब आपको मेल से जितने भी गैमीट्स मिले थे चारों, पहले आप उसको लिख लीजिए हॉरिजॉन्टली। अब जो फीमेल से गैमीट्स मिले थे उन्हें आप वर्टिकली लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है, सेम जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, हम ये क्रॉस करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो इस बॉक्स में फिल करेंगे। अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई को इसके साथ क्रॉस, इसका रिजल्ट। लाइकवाइज आप सारे क्रॉसेस करेंगे और इसको फिल करेंगे। बॉक्सेस में लिख लिया है। अब अगर आप रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, इट्स बेटर आप इसके नीचे लिख लो कि इसकी फिनोटाइप यहाँ पे क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल आर है एंड कैपिटल आर है तो आर, कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर, इज द डोमिनेंट राइट, तो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा ये राउंड, एंड यहाँ पे कैपिटल वाई है यानी कि येलो, राउंड येलो। अगर कैपिटल आर के साथ कहीं स्मॉल आर है सो इट विल, सिंस कैपिटल आर इज डोमिनेंट, राउंड, एंड फिर जो भी वाई का ट्रेट है या तो वो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। आप देखो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और फिर इसका जो भी फिनोटाइप आएगा आप इसके नीचे लिख लो। सो अब मैंने इन सब के नीचे जो इसकी फिनोटाइप थी वो मैंने लिख ली है। अब मैं इन्हें कैलकुलेट करूँगी कि कितना मुझे मिल रहा है राउंड येलो, ठीक है। जो सबसे पहले हम देखते हैं जो पेरेंट्स की फिनोटाइप है वो कितनी है। पेरेंट्स क्या थे यहाँ पे, पेरेंट्स थे आपके राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। पहले हम देखेंगे वो कितने हैं। सो राउंड येलो अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो राउंड येलो मैंने कैलकुलेट किया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे 9 ऑफस्प्रिंग्स मिले विच वर राउंड येलो। अब मुझे देखना है रिंकल्ड ग्रीन। सो रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक ही है, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक ही है। उसके अलावा अब जो मुझे न्यू कॉम्बिनेशंस मिले जिन्हें हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, वो क्या क्या थे, देवर राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो ये पेरेंट्स में नहीं थे और ये कॉम्बिनेशंस मुझे न्यू मिले हैं, दीज आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स। सो राउंड ग्रीन कितने हैं 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं 3, ठीक है। सो फिनोटिपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:2। इससे ना मेंडल ने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी समझा कि दो जो फिनोटाइप्स थी ये तो पेरेंट्स में प्रेजेंट थी, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, बट ये जो दो बने न्यू रिकॉम्बिनेंट्स, इससे इनको ये समझ आया कि ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। इसका मतलब ये है कि राउंड हैज़ नथिंग टू डू विथ कि सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। एक कोई भी कैरेक्टर हमेशा दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। राउंड कैन बी येलो, राउंड कैन बी ग्रीन। सिमिलरली रिंकल्ड कैन बी येलो, रिंकल्ड कैन बी ग्रीन। कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनका थर्ड लॉ जो मेंडल ने दिया था, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ आपको मैंने इसका फिनोटिपिक रेशियो बताया, अब हम इसका जीनोटिपिक रेशियो भी समझेंगे। जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए मतलब कि जो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कितने हैं, मतलब जीनोटाइप जीन लेवल में कितना नंबर है और हर एक का वेरिएशन कितना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, इवन फिनोटिपिक रेशियो या आपको जीनोटाइप रेशियो याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पता है, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मालूम है, उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है आपका 3:2। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, दो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है, ठीक है। तो अगर आप इसके फिनोटिपिक रेशियो को क्रॉस करते हैं यानी कि 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1 तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 × 3 9, 3 3 एंड 1। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अब सिमिलरली सपोज आपको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या था F2 जनरेशन का, इट वाज 1:2:1। आप इसको और एक बार क्रॉस करोगे, सिंस इट्स अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, आप उसे फुल्ली एक्सपैंड करके हर एक नंबर को बाकी के 3 के साथ क्रॉस करके आप रिजल्ट लिखोगे। तो ये है आपका जीनोटाइप रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज़ 1:2:1:2:4:2:1:2 तो ये याद रखना आसान नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बस याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या था, दैट इज़ 1:2:1। अब आप उसको एक और बार क्रॉस कर दो सेम नंबर से और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा जीनोटाइप रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड
क्रॉस। आपको समझ आ गया? तो अब हम नेक्स्ट आपसे पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बेस्ड ऑन द रेशियो, द phenotypic ratio that Mendel got in the F2 generation for the dihybrid cross, that is 9:3:3:1, he proposed the law of independent assortment. तो law of independent assortment क्या कहता है? When you have crossed two plants that differ in two pair of characters, one pair of character is independent to the other pair of character. जैसे फॉर एग्जाम्पल डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो सीड लिया था वो डिफ़र कर रहा था इन द सीड शेप एंड द सीड कलर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि सीड राउंड है या रिंकल, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि सीड की शेप, सीड का कलर क्या है, वेदर इट इज़ ग्रीन और इट इज़ येलो। तो दोनों कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों में से एक एक आपके ट्रेड्स जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने लिखा है व्हेन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सीड कलर एंड सीड शेप, हाइब्रिड में क्या था, it could be a round yellow, it could be a round green, wrinkled yellow, wrinkled green. So there are two characters that were combined in a hybrid. Then the segregation of one pair of character is independent from the other pair of character. मतलब if it is a seed shape, it has nothing to do with the seed color. Okay, but एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन असाइन होती है, ठीक है। अगर जीन्स बहुत ही डिस्टेंस पर हैं, एक ही क्रोमोसोम में है लेकिन बहुत डिस्टेंस पे हैं, या दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, तब तो ये रूल फॉलो होगा, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर जीन्स बहुत ही क्लोज हैं तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि वहाँ होता है लिंकेज। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आप समझोगे, लिंकेज। तो वहाँ पे जीन्स लिंक्ड होती हैं, वहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो अगर आपको मेरी क्लास समझ आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।